एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करेंगे एक्यूट ल्यूकेमिया के बारे में और क्रोनिक ल्यूकेमिया के बारे में बात करेंगे। एक पैथोलॉजी का एक बहुत शानदार टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे पहले अगर बात की जाए न्यूप्लास्टिक प्रोलिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लेते हैं अपन एक्यूट और क्रोनिक पढ़ने से पहले। तो जो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी है, इसके अंदर दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक हम देखते हैं ल्यूकेमिया और एक देखते हैं लिम्फोमा। ल्यूकेमिया का मतलब होता है कि जो ब्लड और जो बोन मेरो है उसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी है उसका अमाउंट बढ़ जाता है इसके अंदर, और ये वाइडली स्प्रेड होता है और ये फाउंड होता है बोन मेरो के अंदर और सर्कुलेशंस के अंदर भी मिलता है। लिम्फोमा की अगर बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी और जो लिम्फोइड है वो डिस्क्रेट हो जाता है, मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बोला जाता है लिम्फोमा। और ये उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए क्रोनिक और एक्यूट ल्यूकेमिया के बारे में बात करेंगे अपन। तो क्रोनिक और एक्यूट ल्यूकेमिया को दो तरह से अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक ब्लास्ट सेल के बेसिस पे और एक एज के बेसिस पे मेनली। सबसे पहले बोन मेरो है। बोन मेरो के अंदर जो ब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होता है, अगर ब्लास्ट सेल्स अगर 20% से अगर कम है तो क्रोनिक ल्यूकेमिया होगा, अगर 20% से ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्यूट ल्यूकेमिया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एज के बारे में। तो ये एज का कुछ क्राइटेरिया है, ये AL है, AML है, CMLL है और CLL है। ये 2 से 10 साल की ये एयर की एज में मिलता है। AML है वो 15 से 40 साल की एज में मिलता है। CML है 25 से 60 साल की एज में मिलता है। और CLL की अगर बात की जाए ओल्डर एज ग्रुप के अंदर मिलता है, 60 साल की एज से ऊपर मिलता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया के बारे में। तो एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा कि जो ब्लास्ट सेल्स है वो 20% से ज़्यादा होता है। नॉर्मल इंडिविजुअल की अगर बात की जाए उसके अंदर जो ब्लास्ट सेल्स है वो 1 से 2% होता है, बट अगर ब्लास्ट सेल्स 20% से ज़्यादा हो गया तो एक्यूट ल्यूकेमिया हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो WBC की अगर बात की जाए, कुछ WBC है वो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल का से फॉर्मेशन होती है और कुछ है वो एक माइलोइड प्रोजेनेटर सेल से फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो लिम्फोनोइड जो प्रोजेनेटर सेल्स की अगर बात की जाए तो अगर इसका जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स है अगर इसका एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से AL हो जाएगा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। और नेक्स्ट है अगर माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स की अगर बात की जाए, अगर इसका एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से हो जाएगा AML, एक्यूट लिम्फो माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हो जाएगा। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो मोस्ट कॉमनली ये बच्चों के अंदर देखने को मिलता है 2 से 10 साल की जो एज की अगर बात की जाए उसके अंदर 2 से 10 साल की एज के अंदर देखने को मिलेगा मेनली। और ये मोस्ट कॉमन मिडल एज के अंदर देखने को मिलता है 15 से 40 साल की एज के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो यहाँ पे जो TDT की अगर बात की जाए, जो TDT टेस्ट है ये पॉजिटिव होगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट ये जो TDT की अगर बात की जाए ये DNA पोलिमराइजेशन करता है, तो ये क्या है पॉजिटिव होगा। उसके बाद में एक जो पीरियोडिक एसिड जो टेस्ट की अगर बात की जाए वो भी पॉजिटिव होगा, PAS है वो भी पॉजिटिव होता है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए इसके अंदर जो एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, उस देखो इनको डिफ्रेंशिएट करने के दो ही बेसिस पे, एक तो टेस्ट अगर तो टेस्ट के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर TDT पॉजिटिव है, पास पॉजिटिव है तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है। अगर माइलो पेरोक्सिडेट एंजाइम्स पॉजिटिव आ रहा है, NAC पॉजिटिव है और ये रेड जो सेल्स है ये पॉजिटिव आ रहा है, सूडान ब्लैक पॉजिटिव है, तो ये एक AML है, करेक्ट, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। और सेकंड अपन एज के बारे में बात कर ली और ब्लास्ट सेल्स हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, डिवीज़न की अगर बात की जाए तो अगर जो ALL है जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, अगर B लिम्फोसाइट की वजह से होता है तो BAL बोलेंगे उसको। अगर T लिम्फोब्लास्टिक की वजह से होता है तो उसको TAL बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन मार्कर से। यहाँ पे जो मार्कर है C10, 90 और 20, करेक्ट, ये मार्कर अपन को पता होना चाहिए 10, 90, 20। और प्रोग्नोसिस की अगर बात की जाए तो जो ट्रांसलोकेशन जो 922 की अगर बात की जाए, जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की अगर बात की जाए, ये अगर इस पर ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो पुअर हो रहा है और वो अडल्ट के अंदर हो रहा है। अगर ट्रांसलोकेशन 12 और 21 की अगर बात की जाए तो गुड है और ये चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए
टी लिम्फोब्लास्टिक की वजह से जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हो रहा है उसको TAL बोलेंगे। और ये छोटे वाले मार्कर के अंदर मिलेगा, जैसे यहाँ पे तो 10, 90, 20 था, और यहाँ पे CD2 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है तो जिसके अंदर जो मतलब एक लिम्फोमा हुआ, तो लिम्फोमा के अंदर एक थाइमिक मास और एक टिनिगर है वो देखने को मिलता है पेशेंट के। उसके बाद में अपन बात करें एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की, तो ये भी दो तरह से डिवीज़न होते हैं इसके, एक लीनियस और एक साइटोजेनिकल एबनॉर्मलिटी। साइटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी के बारे में मैं बताऊंगा अभी, और सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीनियस के बारे में, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि जो लीनियस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो अगर माइलोज प्रोजेनेटर सेल्स है वो मोनोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। अगर इसके जो सेल्स अगर मोनो साइट्स जो मोनो अगर में बात की जाए जो मोनोसाइट्स हैं, अगर इसकी वजह से एमएल हो रहा है तो मोनोब्लास्टिक एमएल, अगर मेगा कैरियोब्लास्ट की वजह से हो रहा है तो मेगा कैरियोब्लास्टिक एमएल, और अगर एरिथ्रोसाइट्स की वजह से हो रहा है तो मेगा एरिथ्रोसाइटिक एमएल हो रहा है, करेक्ट। और जो मेगा कैरियोब्लास्टिक की अगर बात की जाए एमएलएल की, तो इसके अंदर जो बोन मेरो है उसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है, और बाद में वो एक तरह का डाउन सिंड्रोम है वो एसोसिएट करता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, ये एक एम्स 2012 के अंदर पूछा गया था कि जो डाउन सिंड्रोम है वो किससे एसोसिएट होता है, तो वो माइलोब्लास्टिक एमएल से एसोसिएट होता है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। उसके बाद में साइटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन है 15 और 17, और ये एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया हो जाता है जिसकी वजह से, तो ये बात की अपन ने एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर लिम्फोइड प्रोजेनेटर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अब मैं बात करूँगा क्रोनिक ल्यूकेमिया के बारे में, ध्यान से देखिएगा, सेम इसी की तरह है। अब बात करें क्रोनिक ल्यूकेमिया, तो क्रोनिक ल्यूकेमिया के अंदर जो ब्लास्ट सेल्स है वो 20% से कम हो जाता है। और नेक्स्ट सेम उसी की तरह है माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स, अगर माइलोइड सेल्स का अगर ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाता है तो जिसकी वजह से होता है माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स के अंदर ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्रोनिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया CML हो जाता है। और अगर लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स के अंदर ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाता है तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो जाता है, दैट कैन बी CLL, करेक्ट। और ये मोस्ट कॉमनली यंग एज और ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है। शुरू में मैंने समरी बताई थी, वहाँ पे बताया था आपको, और ये 25 से 60 साल की ईयर की एज के अंदर मिलता है, और ये मोस्ट कॉमन 60 साल की ईयर्स के एज में मिलता है, ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन ने देखा कि जो मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो जो CML है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया और जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की अगर बात की जाए तो अगर इसकी ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स है वो नहीं बन पाएगी। अगर RBC, WBC, प्लेटलेट्स नहीं बन पाएगी, अगर RBC नहीं बन पाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, अगर प्लेटलेट्स नहीं बन पाएगी तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, और अगर WBC नहीं बन पाएगी तो लिकोपेनिया हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके जेनेटिक के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे भी जो ट्रांसलोकेशन जो 9:22 क्रोमोसोम की अगर बात की जाए, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, ये देखने को मिलता है। BCR ABL जीन से वो एक प्ले इंपॉर्टेंट रोल करती है इसके अंदर, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे जो माइलोइड सेल्स की अगर बात की जाए वो फास्ट क्विकली डिवाइड होता है इन कंपेरिजन करें अपन क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया से। और जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की अगर बात की जाए ये स्पेशली B सेल्स की वजह से होता है, और ये एक इंटरफेयर करता है B सेल्स रिसेप्टर में, है कि नहीं। और जो B सेल्स रिसेप्टर में इंटरफेयर करेगा तो वो एक टायरोसिन काइनेज की अगर बात की जाए, वो टायरोसिन काइनेज के रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, करेक्ट। तो अब जब भी ये जो B सेल्स है ये क्या करेगा, टायरोसिन जो काइनेज जो एंजाइम है उसके रेगुलेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, तो इसके जो रेगुलेशन में दिक्कत आ जाएगी जिसकी वजह से हो जाएगा क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो जाता है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट कॉमन की अगर बात की जाए, यहाँ पे जो कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो हिपेटोस्पेग्नोमेगली देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो CLL की अगर बात की जाए तो कॉमन सिम्टम यहाँ पे लिम्फोडेनोपैथी देखने को मिलेगा।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, डायग्नोसिस की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट की मात्रा ज़्यादा होगी, ज़्यादा अमाउंट देखने को मिलेगा। और इसके डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो समझ सेल्स हैं वो होंगे इसके अंदर। उसके बाद में ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट इसके अंदर बायोलॉजिकल थेरेपी देंगे। और बायोलॉजिकल थेरेपी देंगे मतलब जो टायरोसिन काइनेज है, जो यहाँ पे जो टायरोसिन काइनेज है इसके रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, जो बी सेल्स। तो अगर उसके इनहिबिटर के लिए एक बायोलॉजिकल थेरेपी देंगे अपन। कीमोथेरेपी की वजह से मतलब जो ड्रग की अगर बात की जाए, केमिकल मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, और ड्रग है ये एक तरह का केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ही होता है। तो जो अगर ड्रग की वजह से मतलब जो इनके जो सिम्टम्स है अगर उसको मैं कम कर दूं तो कीमोथेरेपी दे के भी अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्टेम सेल ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लो किसी ऑर्गन्स पे अगर डिफेक्ट हो गया या कुछ हो गया तो उसको मतलब स्टेम सेल्स ट्रांसपोर्ट करके अपन उसको मतलब उसके जो सिम्टम्स है उसको ना तो ज़्यादा होने देंगे ना कम होने देंगे, मतलब मेंटेन कर सकते हैं। तो वो स्टेम सेल ट्रांसपोर्ट भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि जो एक्यूट ल्यूकेमिया क्या होता है और जो क्रोनिक ल्यूकेमिया क्या होता है। और उसके अंदर भी अब एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर CML AML और एक ALL देखा अपन ने। और इसके अंदर भी अपन ने देखा क्रोनिक ल्यूकेमिया के अंदर कि क्रोनिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो CML और जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो CLL है, उनके बारे में डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को जो चैनल है और वीडियो है वो शेयर करें। थैंक यू।